बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 121 मुलाहिज़ा फरमाएं। सरदार तालिब के ख्याल में एक हफ्ते की मोहलत बहुत कम थी। बहरहाल ये मोहलत 2 हफ्ते की कर दी गई। हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि बेड साइड टेबल पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। तालिब ने रिसीवर उठा लिया और फिर दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी कॉल है। मैंने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। वो बैंकॉक से मास्टर रूचन की कॉल थी। उसने जो इतला दी वो खासी तशवीशनाक थी। ओशिंग पर कातलाना हमला हुआ है। वो शरीर जख्मी है और बेहोश पड़ी है। क्या हुआ? मैं जल्दी से बोला। वो तो तुम लोगों की तहवील में थी, उस पर हमला कैसे हुआ? उन लोगों को शायद हमारे इस ठिकाने का पता चल गया था, मास्टर रूचन ने कहा। उस ठिकाने पर हमारे सिर्फ 2 आदमी थे। हमला हुआ तो उन्होंने डट कर मुकाबला किया। हमलावर यकीनन चिंग ची या दारा के आदमी थे। वो लोग होशिंग को ले जाना चाहते थे, लेकिन हमारे आदमियों की मुजाहमत के बायस वो अपने इस मकसद में कामयाब तो नहीं हो सके। ताहम फायरिंग में उसे 2 गोलियां लगी हैं। वो बेहोश पड़ी है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले में हमारा आदमी मारा गया है और दूसरा मामूली जख्मी हुआ है। होशिंग कहाँ है? हॉस्पिटल में या उसे दूसरे ठिकाने पर मुंतकिल कर दिया गया है। 2 डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मास्टर रूचन ने जवाब दिया। ठीक है मास्टर, मैं कल बैंकॉक पहुंच रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। रवानगी से पहले इतला दे देना, रूचन ने कहा। ठीक है, मैं फ़ोन कर दूंगा, मैंने कहते हुए रिसीवर रख दिया और थालूब और थाई वगैरह को सूरत हाल से आगाह करने लगा। और फिर मैंने थालूब की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये मुमकिन है कि हमें कल सुबह जहाज़ पर सीटें मिल सकें? क्यों नहीं, सरदार थालूब ने कहा। मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। उसने फ़ोन उठाकर अपने सामने रख लिया और नंबर डायल करने लगा। वो कई मिनट तक फ़ोन पर बात करता रहा, फिर रिसीवर रखते हुए बोला, सुबह 10 बजे वाली फ़्लाइट से तुम तीनों की सीटों का बंदोबस्त हो गया है। 2-3 दिन बाद मैं भी पहुंच जाऊंगा। उसके बाद भी हमारी बातों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मौजू बदल गया था। 12:30 बजे के करीब हम वहां से उठकर दूसरे कमरे में आ गए। सुबह 9 बजे के करीब हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। सरदार तालिब हमारे साथ था। वो रनवे पर जहाज की सीढ़ियों तक हमारे साथ आया था। उससे हाथ मिलाते हुए अचानक ही मुझे ख्याल आया कि मास्टर रूचन को रवानगी की इतला नहीं दी गई। तुम फिक्र मत करो, तालिब ने मेरी बात के जवाब में कहा। मैं यहाँ से लाउंज में पहुंचते ही फ़ोन कर दूंगा। मैं अपने आदमी को भी इतला कर दूंगा, वो गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। अगर मास्टर रूचन किसी वजह से ना पहुंच सका तो मेरे आदमी तुम लोगों को पहुंचा देंगे। सरदार तालिब रुखसत हो गए और थोड़ी देर बाद जब जहाज ने टेक ऑफ किया तो मुझे अपने आप पर हंसी आ रही थी। 1 साल पहले हम यही तीनों थे, मैं, थाई और जानकी। हमने पैडू और दारा को तिगनी का नाच निचा रखा था और अभी हम तीनों ही थे, लेकिन अब हमारी ये टीम लंगड़े लूलों पर मुश्तमिल थी। 1 घंटा 25 मिनट का रास्ता था। जहाज ने चियांग राय एयरपोर्ट से मुकर्ररा वक्त पर टेक ऑफ किया था और मुकर्ररा वक्त पर बैंकॉक एयरपोर्ट पर लैंड किया था। मेरे ख्याल तक मास्टर रूचन या उसका कोई ना कोई आदमी हमें लेने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होगा, लेकिन कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इधर उधर देख रहा था कि एक आदमी तेज से कदम उठाता हुआ हमारे करीब पहुंच गया। मिस्टर वजान, वो मेरी तरफ देखते हुए मोतबाना लहजे में बोला, हमें फ़ोन पर आपके आने की इतला मिल गई थी, आइए गाड़ी इस तरफ खड़ी है। सरदार तालिब ने अपने आदमियों को भी फ़ोन पर इतला दे दी थी। मैंने मास्टर रूचन या उसके आदमी का इंतजार करने की बजाय उसी आदमी के साथ जाने का फैसला कर लिया। मेरे हाथ में बैग था जो उस शख्स ने ले लिया। हम टर्मिनल से निकलकर पार्किंग में आ गए। पार्किंग के आखिर में नीले रंग की एक स्टेशन वैगन खड़ी थी। स्टीयरिंग के सामने ड्राइवर भी बैठा हुआ था। हमारे साथ आने वाले शख्स ने बैग वैगन की छत पर रखकर दरवाजा खोल दिया। पहले जानकी अंदर बैठी, फिर थाई, आखिर में मैं अंदर दाखिल हुआ। मैं पूरी तरह सीट पर बैठ भी नहीं पाया था कि दरवाजा धड़ से बंद हो गया। सीट पर बैठते हुए पिछली सीटों और ड्राइवर की सीट के दरमियान लोहे का जंगला देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। मैंने दाईं बाईं देखा, शीशे रंगीन और 1 वे थे। अंदर से बाहर तो देखा जा सकता था, मगर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। और फिर दोनों तरफ के दरवाजों पर नजर पड़ते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। अंदर की तरफ से दोनों दरवाजों के हैंडल गायब थे। हमें अपने साथ लाने वाला आदमी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ चुका था। उसने सीट पर बैठते ही हमारी तरफ रुख करके जेब से पिस्तौल निकाल लिया। तुम में से किसी के मुंह से आवाज निकलनी नहीं चाहिए, उसके हल्क से गुर्राहट निकली। यह पिस्तौल शोर मचाना पसंद नहीं करता। किसी ने शोर मचाने की कोशिश की तो ये खामोशी से तुम लोगों का खात्मा कर देगा। जानकी और थाई को भी सूरत हाल का अंदाजा हो गया। उन दोनों के चेहरों पर हवाइयां सी उड़ने लगी। मैंने खासा गहरा सांस लेते हुए सीट की पूंछ से टेक लगा ली। अब वाकई चूहे दान में फंस गए थे। वैगन एक झटके से हरकत में आई और पार्किंग से निकलकर तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। इस सूरत में कुछ नहीं किया जा सकता था। हम वाकई ही पिंजरे में बंद हो गए थे। वैन के दोनों दरवाजों के हैंडल अंदर से गायब थे। आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था, जिसकी दूसरी तरफ बैठे हुए शख्स के हाथ में साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल था। इस वक्त हमारे पास कोई असला नहीं था। अगर हम कुछ करना भी चाहते तो इस जंगले की वजह से हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी। बैंकॉक एयरपोर्ट को इस खित्ते का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट कहा जा सकता है। मुख्तलिफ फ्लाइट्स की आमदोरफ्त की वजह से एयरपोर्ट के सामने खासा ट्रैफिक था।
वैन एयरपोर्ट की हदूद से निकलकर चाहून यूटर्न रोड पर निकल आई, जो विक्ट्री मेमोरियल वाले चौराहे से होती हुई अंदरूनी शहर तक चली गई थी। वैन की रफ्तार खासी तेज थी, लेकिन सोती सान रोड के चौराहे पर सिग्नल बंद होने की वजह से वैन रुक गई। उस शख्स ने पिस्तौल इस तरह अपने जिस्म की आड़ में छुपा लिया था कि बाहर से देखा ना जा सके, लेकिन हम उसकी जद में थे। वैन के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, हम तो उन गाड़ियों और उनमें बैठे हुए लोगों को देख सकते थे, मगर बाहर वाले लोग हमें नहीं देख सकते थे। इस वक्त हमारे बाईं तरफ का ट्रैफिक एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। एक गाड़ी को सामने से गुजरते देखकर मैं चौंक गया। उस कार के स्टीयरिंग के सामने मास्टर हुचन बैठा हुआ था। जानकी और थाई ने भी उसे देख लिया। वो हुचन, जबान बंद रखो, गन बरदार बेड़िए की तरह गुर्राया और थाई अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी। मास्टर हुचन की कार तेजी से एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। उस तरफ का ट्रैफिक रुका तो नहीं, दाईं तरफ का ट्रैफिक सामने से गुजरने लगा। पुरुजूम सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा था। हमारी तरफ का सिग्नल 1.5 मिनट बाद खुला। हमारे आगे भी 3-4 गाड़ियां थी। हमारा ड्राइवर वैन उनसे आगे निकालने की कोशिश करने लगा। तकरीबन 50 गज का फासला तय होने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वैन लड़खड़ाने लगी। अगली सीट पर बैठा हुआ गनमैन उछल पड़ा और मोहताज नजरों से इधर उधर देखने लगा। वैन का अगला एक टायर ब्रेस्ट हो गया था। ड्राइवर ने वैन को संभाल लिया और उसे ट्रैफिक के हुजूम से निकालकर सड़क के किनारे पर लगाकर रोक लिया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। टायर ब्रेस्ट हो गया है, उसने अपने साथी को बताया। इसे तब्दील करो जल्दी, वो शख्स हो रहा है। स्पेयर टायर तो छत पर रखा है, लेकिन टूल बक्स और जैक अंदर है, ड्राइवर ने बताया। दरवाजा खोलकर जैक और टूल बक्स निकालो, मैं इन्हें देखता हूँ, उस शख्स ने कहा। फिर हमारी तरफ देखकर घुराया। अगर तुम में से किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो बिला दरीग गोली मार दूंगा। ड्राइवर ने जानकी की तरफ वाला दरवाजा बाहर से खोल दिया। उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के तासरात थे। उसने सीट के पीछे झुककर टूल बक्स और जैक बाहर खींच लिया और दरवाजा धड़ से बंद कर दिया। हम तीनों इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठे रहे। ड्राइवर ने जैक लगाकर पहले ब्रेस्ट शुदा टायर निकाला और फिर दूसरा टायर चढ़ाने लगा। दूसरा आदमी हमें पिस्तौल की जद पर लिए सीट पर बैठा रहा। मैं कुछ देर तो उसकी तरफ देखता रहा, फिर दरवाजे के लॉक की तरफ देखने लगा जहां हैंडल लगा होना चाहिए था। वहां राड थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। मेरी नजर उसी राड पर मरकूज थी और फिर वो राड आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगी। इस वक्त मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि ये राड खुल जाए और मेरे अंदर ची की मख्फी कुव्वत ने मेरी नजरों के जरिए अपना काम शुरू कर दिया था। चंद सेकंड बाद ही खटक की हल्की सी आवाज उभरी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा कैसे खुला? खबरदार, गन बरदार चीखा। और ठीक उसी वक्त एक कार ब्रेकों की तेज चिचराहट की आवाज से वैन से चंद गज आगे रुकी और मास्टर हुजन एक और लड़के के साथ कार से उतरकर हमारी वैन की तरफ दौड़ा। ड्राइवर और गनमैन ने उन्हें देख लिया। गनमैन तेजी से पलटा। उसी वक्त मैंने दरवाजे से छलांग लगा दी। मैं गनमैन की तरफ लपका, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे किसी गैबी कुव्वत ने मुझे उठाकर हवा में उछाल दिया हो। उसके साथ एक जोरदार धमाके की आवाज भी मेरी समाज से टकराई। वो न जाने कौन सी कुव्वत थी जिसने मुझे हवा में उछाल दिया था। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो गनमैन की चलाई हुई गोली मेरी पेशानी में सुराख कर देती, मगर मेरे उछलने से गोली बाईं तरफ कान के करीब से गुजर गई। गनमैन को दूसरी गोली चलाने का मौका इसलिए नहीं मिल सका। मास्टर हुचन और उसके दोनों साथी तूफान की तरह दौड़ते और चिंगाड़ते हुए बढ़े आ रहे थे। मास्टर हुचन के हाथ में पिस्तौल था, जबकि दोनों लड़कों के हाथों में चौड़े फल वाले खंजर थे। गनमैन ने उनकी तरफ घूमते ही फायर खोल दिया। पेदर पे 3 गोलियां चली। उसके पिस्तौल पर साइलेंसर लगा हुआ था। फायर की आवाजें तो नहीं गूंजी थी, अलबत्ता ट्रैगर दबने की आवाजें सुनाई दी थी। गनमैन ने फायरिंग अगरचे बदहवासी में की थी, मगर उसकी चलाई हुई एक गोली मास्टर हुचन के एक साथी के बाजू में लगी। वो चीखता हुआ लड़खड़ा गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ खंजर भी हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो दूसरे हाथ से अपना बाजू थामता हुआ दोहरा हो गया। वैन का ड्राइवर भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर भी निकाल लिया था, मगर उसे फायर करने का मौका नहीं मिल सका। मास्टर हुसैन की चलाई हुई गोली उसके पेट में लगी और वो चीखता हुआ दोहरा होता चला गया। मास्टर हुसैन का दूसरा साथी खंजर लहराता हुआ गनमैन के सामने पहुंच चुका था। उसने जोरदार हमला भी कर दिया, मगर उसका खंजर गनमैन के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल पर लगा। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। ये उसकी खुशकिस्मती थी। खंजर का वार चंद इंच और आगे पड़ता तो पिस्तौल की बजाय उसकी कलाई कटकर पूरा हाथ ही नीचे गिरता। पिस्तौल हाथ से छूटते ही उसने एक तरफ छलांग लगा दी। मैं उसे चंद फुट के फासले पर खड़ा था। मैंने बड़ी फुर्ती से एक टांग आगे कर दी। वो मेरी टांग से उलझकर लड़खड़ाता हुआ आगे खड़ी हुई एक और कार से टकरा गया। मास्टर हुसैन के आदमी ने भी उसकी तरफ छलांग लगा दी। उसी लम्हे फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। पीछे से आने वाली एक और कार ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ हमसे चंद गज के फासले पर रुकी और ये फायरिंग उस कार से की गई थी। जानकी, थाई, नीचे झुक जाओ, मैंने चीख कर कहा और सड़क पर पड़ा हुआ वो पिस्तौल उठा लिया जो हमें अगवा करने वाले के हाथ से छूटकर गिरा था। पिस्तौल हाथ में आते ही मैं वैन की आड़ लेकर खड़ा हो गया। दूसरी कार से फायरिंग हम पर की गई थी और कम से कम 2 गोलियां वैन की बाड़ी में लगी थी। मास्टर हुसैन ने एक कार की आड़ लेकर हमलावर की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी कार से ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग की जा रही थी। उनका निशाना हमारी वैन थी।
मुझे ये समझने में देर ना लगी कि इस कार में भी हमें अगवा करने वालों के साथी ही थे, जो गालबन शुरू ही से हमारी वैन के पीछे थे, लेकिन किसी जगह ट्रैफिक में फंसकर पीछे रह गए थे। मेरे ख्याल में उन लोगों को किसी तरह पता चल गया था कि हम इस फ्लाइट से बैंकॉक पहुंच रहे हैं। उन्होंने हमारे अगवा का मंसूबा बड़ी उजलत में बनाया होगा, मगर उसके लिए भी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। एक वैन में हमें अगवा किया गया था, जबकि एक और कार को इस वैन के पीछे रखा गया था। एक वैन में हमें अगवा किया गया था, जबकि एक और कार को इस वैन के पीछे रखा गया था, ताकि किसी ऐसी सूरत में अपने साथियों की मदद की जा सके, मगर वो कार ट्रैफिक के हुजूम में फंसकर पीछे रह गई थी। मैंने वैन की आड़ से झांक कर देखा, उस कार में भी 2 आदमी थे। एक ड्राइविंग सीट पर और दूसरा पिछली सीट पर बैठा गालबन फायरिंग कर रहा था। फायरिंग से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी में गड़बड़ हो गई थी। कई कारें एक दूसरे से टकरा गई थी। दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर ट्रैफिक जाम होने की वजह से पुलिस की गाड़ी को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा था। दूसरी कार से चलाई जाने वाली गोली वैन के पिछले फेंडर पर लगी। मेरे लिए फायर करने का कोई मौका नहीं था। मैं तेजी से पीछे हट गया। मेरे ख्याल में जानकी और थाई का वैन में रहना मुनासिब नहीं था। वैन की पेट्रोल की टैंकी उसी तरफ थी जिस तरफ से फायरिंग की जा रही थी। अगर कोई गोली टैंकी पर लग गई तो हम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। मैंने इधर उधर देखा। हमारी वैन फुटपाथ के साथ खड़ी थी। उससे आगे कुशादा सर्विस रोड थी, जिसकी दूसरी तरफ बुलंद इमारतें थी, जिनके नीचे दुकानें थी। उनमें कई बड़े बड़े सुपर स्टोर भी थे, लेकिन फायरिंग शुरू होते ही दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी और अब दूर तक कोई भी दुकान खुली हुई नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता सर्विस लैन के दूसरी तरफ मुतअद्दिद गाड़ियां खड़ी थी। थाई, जानकी, नीचे उतरो, खरी अब, मैंने वैन के दरवाजे के सामने आते हुए चीख कर कहा। वो दोनों झुककर वैन से बाहर आ गई। हम तीनों फुटपाथ पर दौड़ते हुए सर्विस रोड पर आ गए। हमारा बैग वैन की छत पर रखा हुआ था, लेकिन इस वक्त बैग उठाने का होश किसे था, और फिर उसमें कोई कीमती चीज भी ना थी, सिर्फ हम तीनों के कपड़े ही थे। मास्टर उजन ने हमें वैन से उतरते हुए देख लिया था। हम तीनों सर्विस रोड पर खड़ी हुई कारों की आड़ लेते हुए एक तरफ दौड़ रहे थे। जानकी की टांगों में अगरचे तकलीफ थी, मगर जब जान पर बनी हो तो इस किस्म की मामूली तकलीफ खुद बहुत नजरअंदाज हो जाती है। मैंने एक लम्हे को रुककर इधर उधर देखा और फिर दुकानों के दरमियान एक कुशादा गली की तरफ दौड़ लगा दी। हम उस गली के मोड़ पर पहुंचे ही थे कि फजा कान फाड़ देने वाले एक जोरदार धमाके से गूंज उठी। हम तीनों ने बैक वक्त मुड़कर देखा, कोई गोली वैन के पेट्रोल टैंक में लगी थी। वैन के पर खचे उठ गए। आग और गाढ़े धुएं का एक बहुत बड़ा गोला ऊपर को उठ रहा था। गली के मोड़ पर कुछ लोग खड़े थे। धमाका होते ही वो भी गली के अंदर की तरफ दौड़ पड़े। जब हम वैन से उतरकर उस तरफ आए थे तो बहुत से लोगों ने हमें देखा था, लेकिन अब वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। इस मौके से फायदा उठाते हुए हम भी एक तरफ दौड़ते चले गए। ये बड़ा बारोनक इलाका था। फायरिंग से पहले तो भगदड़ मची, फिर सन्नाटा छा गया। मैं जानकी और थाई के साथ पहले तो दौड़ता रहा, फिर हम एक जगह रुक गए। हम वहां से काफी दूर निकल आए थे। इस तरफ दुकानें वगैरह खुली हुई थी और रौनक भी नजर आ रही थी। दौड़ते हुए जानकी और थाई के सांस फूल गए थे, मगर हम वहां सिर्फ 2 मिनट रुके और तेज चलते हुए एक और कुशादा गली में मुड़ गए। उस गली में भी दुकानें थी। उस तरफ पहुंचकर मालूम हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर चीज मामूल के मुताबिक थी। तकरीबन 100 गज आगे ये गली एक बड़ी सड़क से जा मिली। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर्स थे। मैं बैंकॉक में बहुत कम घूमा फिरा था और यूं ही वापस आ गया था, इसलिए मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि ये कौन सी जगह थी। मगर जानकी और थाई तो इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। थाई ने इधर उधर देखते हुए बताया कि ये दंग नाम रोड है, यहाँ से चाइना टाउन या किसी भी तरफ जा सकते थे। हम तीनों टैक्सी स्टैंड की तरफ चलने लगे। अभी चंद गज का फासला तय किया था कि सामने से आने वाली ये कार हमारे करीब आकर रुक गई। कार की ड्राइविंग सीट पर मास्टर उचन को देखकर मैं उछल पड़ा। पिछली सीट पर उसका एक साथी था जिसने उस शख्स को दबोच रखा था जिसने वैन में हमें पिस्तौल की जद पर ले रखा था। कार में बैठो, जल्दी करो, मास्टर उचन ने खिड़की से गर्दन निकाल कर हमारी तरफ देखते हुए कहा। थाई और जान की अगली सीट पर एक दूसरे में फंस कर बैठ गई और मैं पिछली सीट पर आ गया। इस तरह वो कैदी मेरे और मास्टर उचन के आदमी के बीच सैंडविच बनकर रह गया था। मैंने फौरन ही महसूस कर लिया कि कैदी की टांग जख्मी थी और उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। कार विंगनाम रोड से यूथी रोड और वहां से रामा 6 रोड की तरफ मुड़कर तेजी से दौड़ने लगी। अच्छा वो तुम लोग मिल गए, वरना हम परेशान होते। मास्टर उचन ने सामने लगे हुए आईने में मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है मास्टर? वो शायद जख्मी हो गया था, मैंने पूछा। वो पुलिस के हाथ लग गया है, उचन ने कार एक और सड़क पर मोड़ते हुए जवाब दिया। पुलिस? मैं चौंक गया। सायरन की आवाजें तुमने भी सुनी होंगी, मास्टर उचन ने कहा। ट्रैफिक जाम हो जाने की वजह से पुलिस की गाड़ी को तो आगे आने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन पुलिस वाले दौड़ते हुए वहां पहुंच गए थे। इस हरामी को तो हमने अपनी गाड़ी में डाल लिया था। उसने कैदी की तरफ इशारा किया, मगर योधी को कार तक आने का मौका नहीं मिल सका। पुलिस की एक गोली उसकी टांग में लगी थी, जिस वजह से वो कार तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। अगर हम उसका इंतजार करते तो हम भी या तो मारे जाते या धर लिए जाते, इसलिए हमें उसके बगैर ही वहां से भागना पड़ा। और मेरा ख्याल है दूसरी कार वाले भी भाग गए होंगे, मैंने कहा। नहीं, उचन ने जवाब दिया।
फायरिंग करने वाला पुलिस के हाथों मारा गया था। ड्राइवर ने कार भगाने की कोशिश की थी मगर एक गोली से उसका एक टायर ब्रेस्ट हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्त में ले लिया होगा। तुम लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में इतनी देर क्यों होगी और फिर ये कैसे पता चला कि हम उस वैन में हैं? मैंने पूछा। तकरीबन 1 घंटा पहले सरदार थालुब ने फोन पर इतला दी थी कि तुम लोग इस फ्लाइट से रवाना हो चुके हो। उसके तकरीबन 15 मिनट बाद हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में कार का अगला एक टायर ब्रेस्ट हो गया। ये गनीमत था कि डिक्की में स्टेपनी मौजूद थी। टायर तब्दील करने में चंद मिनट लग गए और जब एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि फ्लाइट आ चुकी है और 20 मुसाफिर जा चुके हैं। तुम लोग नजर नहीं आए तो मुझे तशवीश हुई। इत्तेफाक से एक पुराना शागिर्द मिल गया। उसने तुम लोगों को नीले रंग की उस वैन में बैठे हुए देख लिया था। वो यूदी था, उसे भी शहर की तरफ आना था। मुझे भी किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था, इसलिए मैंने उसे भी साथ ले लिया। मेरा ख्याल था कि वो वैन अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए मैं कार को तेजी से दौड़ाता रहा और फिर यूदी ने सड़क पर खड़ी हुई वो वैन देख ली। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे सामने ही हुआ था। यूदी, मैंने कहा, वो जख्मी है और पुलिस के हाथ लग गया है। क्या इस तरह मजीद गड़बड़ नहीं हो जाएगी? उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, मास्टर हुचन ने कहते हुए कार एक और सड़क पर मोड़ दी। मेरा ख्याल था कि मास्टर हुचन हमें अपने जिम्नाजियम या वार्ड ट्रीटमेंट ले जाएगा, मगर कार प्रातुनाम डिस्ट्रिक्ट में फटबोरी रोड पर मुड़कर फाया थाई रोड पर आ गई और होटल एशिया के सामने से होती हुई एक और सड़क पर मुड़ गई। मैं खामोश बैठा बाहर देखता रहा। साथ बैठा हुआ आदमी 1-2 बार कसमसाया था, लेकिन एक तरफ से मैंने दबाव डाल रखा था और दूसरी तरफ से मास्टर हुचन के आदमी ने। कार एक और कुशादा गली में घूम गई। उस गली में दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले थे। कार गली के वस में एक बंगले के सामने रुक गई। मास्टर हुचन ने सिर्फ एक मरतबा हॉर्न बजाया, गेट फौरन ही खुल गया। कार रुकते ही सबसे पहले थाई और जानकी नीचे उतरी। मास्टर हुचन ने इंजन बंद कर दी और पीछे मुड़कर अपने साथी की तरफ देखते हुए बोला, इसे अंदर ले जाकर तय खाने में पहुंचा दो। अगर ये कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो गोली मार देना। मैं अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। इसी दौरान में एक आदमी बरामदे वाले दरवाजे से निकलकर सामने आ चुका था। उसने स्टोन वॉशड जीन्स की पैंट और डेनिम की नीली शर्ट पहन रखी थी। वो दरमियाने कद का कदरे भारी भरकम आदमी था। बाल करीब से तिरछे हुए और बाएं कान में सोने की बाली थी। उसकी उम्र का अंदाजा 40 और 45 के दरमियान लगाया जा सकता था। चेहरे के तासरात में नरमी थी। मजमूई तौर पर वो एक शरीफ आदमी लगता था। उसने आगे बढ़कर पहले मास्टर हुचन और फिर मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर वो फौरन ही कैदी की तरफ मुतवज्जो हो गया। ये कौन है? अभी तक हमने इसका नाम या हुदूद अरबा मालूम नहीं किया, लेकिन इसने अपने कुछ साथियों की मदद से एयरपोर्ट से लिटिल मास्टर को अगवा करने की कोशिश की। मास्टर हुचन ने बताया। इसके दूसरे साथी कहाँ हैं? उस शख्स ने पूछा। एक पुलिस के हाथों मारा गया और 2 जख्मी होकर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये हमारे हाथ लग गया। अभी हमें बताएगा कि इसने किसके कहने पर लिटिल मास्टर को अगवा करने की कोशिश की थी। ठीक है, वो शख्स मास्टर हुचन के साथी की तरफ देखते हुए बोला, तुरान इसे नीचे पहुंचा दो। कुछ देर बाद इससे मालूम करते हैं कि ये कौन है और किसके लिए काम कर रहा है। कैदी के हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। उसकी टांग से खून बह रहा था। तुरान उसे धक्के देता हुआ बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। थाई और जानकी भी बरामदे में पहुंच चुकी थी और फिर उसी वक्त मास्टर हुचन ने उस शख्स से हमारा तारुफ कराया। वो चंदा रूबन था, महाराज के एक पुराना शागिर्द और रत्ना कुसन का करीबी अजीज। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से वाबस्ता था। वो ये बंगला उसी का था। मास्टर हुचन जिस तरह बराह रास्त हमें यहाँ लेकर आया था, उससे अंदाजा होता था कि ये प्रोग्राम पहले से तय था कि हमें यहाँ लाया जाएगा। चंदा रूबन हमें कॉमन रूम में ले आया। यह वसी और अरीज कमरा शानदार फर्नीचर से आरास्ता था। रूबन ने खादमा को बुलाकर काफी के लिए कहा और मास्टर हुचन से हमारे साथ पेश आने वाले वाकयात के बारे में पूछने लगा। इसका मतलब है कि चियांग राय में इनका कोई आदमी मौजूद था जो निगरानी कर रहा था। इनके एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसने बैंकॉक वालों को इतला दे दी और वो एयरपोर्ट पहुंच गए और इन पर हाथ डालने का मौका मिल गया। चंदा रूबन ने मास्टर हुचन के खामोश होने पर कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन लोग हैं और किसके कहने पर हमें अगवा करने की कोशिश की गई थी। थाई ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, लिटिल मास्टर के अजली दुश्मनों के अलावा और कौन हो सकता है? चंदा रूबन ने कहा, दारा और उसके साथ ही बैंकॉक में है, लेकिन इस मर्तबा वो खुद पसे मंजर में है। उसने कुछ और लोगों को आगे कर रखा है जिनमें चिंगची सरे फहरिस्त है, लेकिन कुछ और नाम भी सामने आए हैं और ये नाम भी पहली मर्तबा सुने गए हैं। इससे पहले उनके बारे में कभी कुछ सुना नहीं गया। मसलन कौन से नाम? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। होशिंग, जो इस वक्त हमारी कैद में है, उसने बताया। इसके अलावा मैगा और तानमन के नाम हमारे सामने नए हैं। तानमन? मैं उछल पड़ा। मैंने थाई की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग भी मुतगय्यर हो गया। क्या बात है? चंदा रूबन ने बारी बारी हमारी तरफ देखा। ये नाम सुनकर तुम दोनों चौंक क्यों गए हो? मैगा तेराट जनरल खोराट का आदमी है जिसने शाओलिन टेम्पल तक मेरा पीछा किया था और होशिंग उसकी साथी है, मैंने जवाब दिया। और तानमन लाओस का एक रईस है जो थाई का पीछा करता हुआ चियांग साइन तक पहुंच गया था और मुझे हैरत है कि वो बैंकॉक भी पहुंच गया। मैं समझा नहीं। चंदा रूबन ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। थाई तो तुम्हारे साथ थी, लाओस के किसी रईस से इसका क्या ताल्लुक? मैं चलने में खामोश रहा, फिर उसे थाई के बारे में बताने लगा। आखिर में कह रहा था, चियांग साइन से 18 मील दूर एक फार्म हाउस में उससे सामना हो गया था।
इस तसादुम में एक औरत के हाथों उसका साथी मारा गया और उसे हमने वार्निंग देकर भगा दिया था और यही मेरी गलती थी। उसे जाने का मौका नहीं देना चाहिए था। ये वाकई तुम्हारी गलती थी, चंदा रूबन ने कहा। इस किस्म के लोग कोबरा से ज्यादा जहरीले होते हैं। ऐसे लोगों का तो पहले मौके पर ही सर कुचल देना चाहिए। उनके साथ कोई रियायत बरती जाए तो बाद में खतरनाक होते हैं। बहरहाल वगैरह सांस लेते हुए बोला, उसे भी हम तलाश कर लेंगे। इसी दौरान में खादमा काफी लेकर आ गई। असरूजन अपना कप लेकर दूसरी सीट पर जा बैठा जहां करीबी स्टैंड पर टेलीफोन रखा हुआ था। उसने कप सोफे के सामने सेंटर टेबल पर रख दिया और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। तकरीबन 10 मिनट तक वो फोन पर बात करता रहा, फिर रिसीवर रख दिया और दोबारा हमारे पास आकर बैठ गया। हम मेगा और तानमन के बारे में बातें कर रहे थे। 2 दिन पहले तुम्हारी इतला पर हुचन ने डीजे नाइट क्लब पर रेड किया था, चंदा रूबन कह रहा था। ओशिंग नामी लड़की तो हमारे हाथ लग गई, मगर चिंगची अपने 2 आदमियों के साथ फरार हो गया। उनमें एक मेगा तैराड का नाम भी सुनने में आया था। मेगा तैराड जनरल खुराड का आदमी है जो मेरा ताकुब करता हुआ शाओलिन टेंपल तक पहुंच गया था। उसने कई आदमियों को मेरे पीछे लगाया था, मगर सब बतदरीज खत्म हो गए। ओशिंग भी उसकी साथी है, जिसके जरिए उसने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ा और वो फरार हो गया। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे तफसील से शाओलिन टेंपल के वाकयात के बारे में बताने लगा। आखिर में मैंने पूछा, ओशिंग कहाँ है? इस कोठी के तय खाने में, चंदा रूबन ने कहा। इस कोठी के तय खाने में, चंदा रूबन ने कहा। काफी पी लो, फिर उसे तुम्हारी मुलाकात कराते हैं। काफी पीते हुए मैंने कई बार जानकी और थाई की तरफ देखा। वो दोनों कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही थी। वो दोनों चियांग राय में एक संगीन हादसे से गुजरी थी। उन्हें जिस्मानी तकलीफ तो थी ही, मगर ज़हनी तौर पर भी अपसेट थी। और यहाँ आते ये वाकया पेश आ गया जिसने उनके ज़हनों को कुछ ज्यादा ही मुतासर किया था, और मेरे ख्याल में अब उन्हें आराम की जरूरत थी। हमारी रहाइश का बंदोबस्त क्या होगा? मैंने मास्टर हुचन की तरफ देखते हुए पूछा। हम यहीं रहेंगे या तुम लोग यहीं रहोगे? चंदा रूबन मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा। मैं देख रहा हूँ कि ये खवातीन कुछ बेचैनी महसूस कर रही हैं और मेरे ख्याल में इन्हें आराम की जरूरत है। आओ पहले इन्हें कमरा दिखा दूं। ये बंगला 2 मंजिला था और ऊपर जाने के लिए जीना अंदर ही से था। ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल, एक किचन और 3 बेडरूम्स थे। हर कमरा शानदार फर्नीचर से आरास्ता था। चंदा रूबन हमें बेडरूम्स दिखाता रहा। ये तीनों बेडरूम तुम तीनों के इस्तेमाल में रहेंगे, उसने दोबारा हॉल में आकर कहा। फिर जानकी और थाई की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम लोग कुछ देर आराम कर लो, दोपहर का खाना तैयार हो जाएगा तो तुम्हें बता देंगे। हम नीचे लिटिल मास्टर के साथ कुछ बातें करेंगे। जानकी और थाई एक ही कमरे में घुस गई। हम दोबारा नीचे आ गए। ओशिंग कहाँ है? मैंने एक बार फिर पूछा। आओ तुम्हें ओशिंग से भी मिला दिया जाए, चंदा रूबन ने कहा। इस मर्तबा मास्टर हुचन भी हमारे साथ था। हम तीनों एक कमरे में आ गए। ये भी बेडरूम ही था। दीवार के अंदर शीशे के दरवाजे वाली बहुत बड़ी अलमारी फिट थी, जिसमें किताबें आरास्ता थी। उन्हीं किताबों में 2-3 जगहों पर कुछ आराइशी चीजें भी रखी हुई थी। उन्हीं में एक तकरीबन 6 इंच ऊंचा महात्मा बुद्ध का मुजस्मा भी था। चंदा रूबन ने अलमारी खोलकर मुजस्मे के पीछे हाथ डालकर उसमें लगी हुई एक नाब घुमा दी। उसके साथ ही अलमारी अपनी जगह से घूम गई। अलमारी के पीछे कुशादा जीना था, अंदर रोशनी थी। उस बत्ती का ताल्लुक गालबन इस मैकेनिज्म से था जिससे अलमारी घूमी थी। हम तीनों जीने से उतरकर नीचे आ गए। सामने एक वसी हॉल था जिससे आगे 3-4 कमरे बने हुए थे। हॉल में एक मेज और चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। तोरान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो हमें देखते ही उठ गया। इसने कुछ बताया? चंदा रूबन ने तोरान से पूछा। उसका इशारा उस कैदी की तरफ था जिसे यहाँ लाया गया था। मैंने अभी कुछ पूछा ही नहीं सर, आप लोगों का इंतजार कर रहा था, तोरान ने जवाब दिया। वैसे वो बहुत बदहवास हो रहा है। मेरा ख्याल है 1-2 हाथ पड़ते ही सब कुछ उगल देगा। अभी देखते हैं, पहले उस लड़की के कमरे का दरवाजा खोलो, चंदा रूबन ने कहा। तोरान दाईं तरफ वाले एक दरवाजे के सामने पहुंच गया। ये दरवाजा लोहे की मोटी चादर का था। इसमें कोई कुंडा या हैंडल वगैरह नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता चौखट पर जरा ऊपर एक पुश बटन लगा हुआ था। तोरान ने वो बटन दबा दिया। लोहे का दरवाजा अपनी जगह से सिरकता हुआ दाईं तरफ की दीवार में गायब हो गया। कमरा काफी कुशादा था। छत बहुत ऊंची थी जहाँ एक मरकरी बल्ब रोशन था। दीवारें बिल्कुल सपाट थी। दाईं तरफ बेड था और आगे बाथरूम का दरवाजा था। बेड पर ओशिंग लेटी हुई थी। उसके पेट और बाएं कंधे पर पट्टियां बंधी हुई थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में वहशत सी भर गई। तो तुम? वो हकला कर रह गई। तो तुम्हारा ख्याल था कि मैं सारी जिंदगी शाओलिन टेंपल ही में गुजारूंगा? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो काफी खौफजदा थी। उसने सुरमई ब्लाउज और ट्राउजर पहन रखा था और ये लिबास गालबन कई दिनों से उसके जिस्म से जुदा नहीं हुआ था। यहाँ तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई? मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। ज्यादती? ये अजीब सवाल किया है तुमने। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। मुझे 2 दिन से जख्मी हालत में इस कमरे में बंद कर रखा गया है और तुम पूछ रहे हो कि मेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। ये लोग 2 दिन से मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। मैं बता चुकी हूँ कि मैं दारा नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। मेरा इस नाम के किसी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो पहली मर्तबा बैंकॉक आई हूँ। मुझे तो इस सरामी मैगा ने फंसा दिया। वो एक लम्हे को खामोश हो गई। उसने मेगा तैराड को चंद मोटी मोटी नाइतफाज किस्म की गालियां दी, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। शाओलिन टेंपल में उससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था कि वो तुमसे अपनी किसी तौहीन का बदला लेना चाहता है।
तुम्हें किसी किस्म का सबक सिखाना चाहता है। मैंने यही समझा था कि मार्शल आर्ट के किसी मुकाबले में उसने तुम्हारे हाथों शिकस्त खाई होगी और वो अपना इंतकाम लेना चाहता होगा। शाओलिन टेम्पल में इस किस्म के ड्रामे होते ही रहते हैं, इसलिए मैं उसके लिए काम करने पर आमादा हो गई। और फिर जब तुम्हारे अगवा की कोशिश में नाकाम होकर वो भाग गया और तुम मुझे भी वैराने में छोड़ गए तो मुझे तुम पर और उस पर भी बहुत गुस्सा आया था। मैं शाओलिन किस तरह पहुंची थी ये एक अलग दास्तान है। मैं उस रोज किसी न किसी तरह वहां से निकल गई और 3-4 रोज बाद फांग किंग पहुंच गई। उसके एक हफ्ते बाद मैगा मुझे फान किंग में मिल गया। देर तक अपने तर्ज अमल की माफी मांगता रहा, फिर उसने मुझे एक नई पट्टी पढ़ाई। वो एक बार फिर खामोश हो गई। मैंने उसे टोकने की कोशिश नहीं की, ना ही चंदा रूबन और मास्टर ऊचन ने मुदाखलत की। कुछ देर बाद ऊशिंग बात जारी रखते हुए दोबारा कहने लगी, मैगा ने मुझे बताया कि तुम शाओलिन टेम्पल के अंदर एक ऐसी जगह से वाकिफ हो जहाँ मेंग खानदान का सदियों पुराना खजाना दफन है और वो खजाना इतना कीमती है कि उसकी एक एक चीज आज के दौर में करोड़ों डॉलर मालियत की हो सकती है। अगर हम तुमसे उस खजाने का राज मालूम कर ले तो किसी शहनशाह की तरह दौलतमंद हो सकते हैं। उसने मुझे उस खजाने के 40% हिस्से का लालच दिया और मुझे अपने साथ बैंकॉक ले आया ताकि तुम्हें पकड़कर खजाने का राज मालूम किया जा सके। यहाँ हमारी मुलाकात चिंग ची से हुई। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। चिंग ची ने बताया कि तुम बैंकॉक नहीं आए। मैगा को यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। चिंग ची ने जगह जगह अपने आदमी फैला दिए ताकि तुम जैसे ही बैंकॉक में दाखिल हो उन्हें इतला मिल जाए। मुझे चिंग ची के नाइट क्लब में रक्स के प्रोग्राम मिल गए। इस तरह मुझे वक्त गुजारने का बहाना मिल गया और फिर एक रात मैंने मैगा और चिंग ची की छुप कर बातें सुन ली। तब मुझे पता चला कि असल किस्सा क्या है। मैगा जनरल खोराट का आदमी है और तुम किसी वक्त जनरल खोराट को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हो और जनरल खोराट तुम्हें हर कीमत पर अपने कदमों में देखना चाहता है। मैगा उसी चक्कर में तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। उनकी बातों में चीफ आंग और दारा नामी किसी शख्स का जिक्र भी आया था, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं जानती, ना ही उन्हें कभी देखा है। लेकिन बहरहाल असल बात मालूम होने के बाद मैं खौफजदा हो गई और यहाँ से भागना चाहती थी। एक मौके पर मैंने ऐसी कोशिश भी की। मेरा ख्याल था कि मैं कुंचन बोरी से होती हुई बर्मा की तरफ निकल जाऊंगी, लेकिन बैंकॉक सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई। तब मुझे पता चला कि उनके शिकंजे से निकलना इतना आसान नहीं होगा। मेरी निगरानी की जाती थी। और फिर उस रोज मैं दोपहर के वक्त डीजे क्लब की ऊपर वाली मंजिल पर अपने कमरे में सो रही थी कि शोर की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। क्लब में भगदड़ सी मची हुई थी। 2 आदमी मेरे कमरे में भी घुस आए थे और मुझे पकड़कर क्लब से निकाल ले गए। पहले तो मैं यही समझी कि पुलिस ने छापा मारा है, लेकिन बाद में पता चला कि मामला कुछ और है। ये लोग मुझे किसी बंगले में ले गए। उस बंगले पर भी हमला हो गया। इस मर्तबा शायद मुझे ही कत्ल करने की कोशिश की गई थी। मैं वाकिफ बहुत ढीठ और सख्त जान हूँ कि 2 गोलियां लगने के बावजूद अब तक जिंदा हूँ। तुम समझती हो कि मैंने तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लिया है। मैंने उसके खामोश होने पर कहा। इन्होंने भी यकीन नहीं किया। ओशिंग ने चंदा रूबन और मास्टर ऊचन की तरफ इशारा किया, मगर सच वही है जो मैंने बता दिया है। इसके सिवा कुछ मैं नहीं जानती और ना ही कुछ बता सकती हूँ। शायद तुमने अपनी जबान इसलिए बंद रखी है कि तुम्हारे साथ नरमी का सलूक किया जा रहा है। मैंने कहा, लेकिन मेरा पूछगछ का तरीका इनसे कदरे मुख्तलिफ है। मैं तो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता हूँ। तुम मुझे अच्छी तरह जान चुकी हो। मैं इस बात की भी परवाह नहीं करूंगा कि तुम औरत हो या जख्मी हो। मैं तुमसे सिर्फ चंद सवाल पूछूंगा। अगर तुम ठीक ठीक जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद भी कर सकूंगा, लेकिन मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। सच वही है जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ओशिंग ने जवाब दिया। ये लोग तुम्हारी किसी भी कहानी पर यकीन कर सकते हैं। मैंने चंदा रूबन और मास्टर ऊचन की तरफ इशारा किया। अगर तुम रो रो कर बार बार यही कहानी दोहराओगी तो ये लोग तुम्हें मासूम और मजलूम समझ लेंगे, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुका हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहानियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहूंगा। यही सच है। हाँ, सिर्फ सच। मैंने उसकी बात काट दी और फिर चंदा रूबन की तरफ देखते हुए बोला, इसके जख्मों की पोजीशन क्या है? पेट में और अंसली की हड्डी के करीब गोलियां लगी थी। चंदा रूबन के बजाय मास्टर ऊचन ने जवाब दिया। गोलियां निकाल दी गई हैं। तकरीबन 4 बोतल खून दिया गया है, तब कहीं बच सकी है। हर 2 घंटे बाद डॉक्टर इसे चेक कर रहा है। इस वक्त तो इसकी हालत पहले से बहुत बेहतर नजर आ रही है और मेरा ख्याल है 2-4 रोज में ये उठकर चलने फिरने लगेगी। मैंने एक बार फिर बगौर ओशिंग का जायजा लिया। तकलीफ और फिर खौफ की वजह से उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। कंधे वाली पट्टी पर सुर्ख धब्बा नजर आ रहा था। मैंने अपना बायां पैर पलंग की पट्टी पर रख लिया और पतलून का पांचा कुछ ऊपर उठाकर पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। मेरे हाथ में खंजर देखकर ओशिंग के चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरे हो गए।